नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे बात इलेक्शन की भी हो रही है, अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है और साथ ही मसलसल करप्शन और नैब के चेयरमैन की तैनाती या एक्सटेंशन की बात भी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को टुकड़ा सुनाता हूँ जहाँ उन्होंने तकरीबन इस यानी वो उन्होंने कह डाला है कि इलेक्शन होंगे जल्दी और जब भी होंगे उसमें नून ही कामयाब होगी। हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। क्या इज्जत और जिल्लत इंसानों के हाथ में, और अगर वो अल्लाह ताला के हाथ में तो हम उनसे क्यों डरते हैं जिनको अपने कल का पता नहीं। 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई अब इसका नाज़रीन एक दिलचस्प पहलू ये है कि 21 तो तकरीबन ख़त्म होने का हो गया है, क्योंकि कल जो है वो 10वां महीना जो है शुरू हो जाएगा। ग़ालिबन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये कहना चाह रही थी कि 2022 में इलेक्शन हो या जब भी इलेक्शन हो 23 में हो, नून को कामयाबी होगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सियासी हलकों में अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ को भी बड़ी उम्मीद है, उनको भी बहुत एतमाद है कि इलेक्शन में कामयाबी उन्हीं को होगी। और करप्शन का जो एजेंडा है उसे एक बार फिर तहरीक इंसाफ उठा रही है। रोड्स में क्या करप्शन हुई है गुज़िश्ता चंद बरसों में, मोटरवेज़ में, हाईवेज़ में क्या करप्शन हुई है, उसके हवाले से मसलसल प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी बात कर रही है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या वजाहत की वो भी सुन रहे थे। मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। आप पावर प्लांट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है, वो कहते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें जनाब अपना आप चाइना को मुलव्वस कर रहे हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। सड़कों की करप्शन का भी इनसे ताल्लुक है, सी पैक से ताल्लुक नहीं है। और ये जो जोड़ना है फौज को और चाइना को हर अपनी करप्शन से इस ज़िमन में कि शायद हम इस तरह बच जाएंगे, ये एक बड़ा नामुनासिब रवैया है। खासी दिलचस्प बात की फवाद चौधरी साहब ने कि अगर सड़कें सीपैक के तहत बनी भी हैं लेकिन उसके अंदर जो करप्शन हुई है उसका ताल्लुक सिर्फ नून खानदान के साथ है, सीपैक के प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से नहीं है। बहरहाल ये एक अलग मसला है। जब बात करप्शन की होती है तो जिक्र में फिर जहन में नैब आता है और चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। नैब का ओरिजिनल जो गवर्निंग लॉ और ऑर्डिनेंस है 1999 का, वो ये कहता है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में एक्सटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन अब तक की जो खबर है इस्लामाबाद में वो ये है कि एक ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार हो चुका है, वज़ीर आज़म के सामने पेश कर दिया गया है कि अगले चेयरमैन की तैनाती तक जस्टिस जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब की हैसियत से फंक्शन करेंगे और शायद करते ही रहेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि शायद कुछ ऐसी भी उसमें शिक हो कि जब भी नए चेयरमैन नैब की तैनाती होगी उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ सुलह मशवरा करने की ज़रूरत जो है महसूस नहीं की जाएगी। यानी शहबाज शरीफ साहब से किसी तरह से भी बातचीत जो है उसे हुकूमत नहीं करेगी। इसी पॉइंट से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं कैबिनेट मेंबर जनाब जरताज गुल वज़ीर साहिबा, मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड क्लाइमेट चेंज, तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। वेरी वार्म वेलकम टू जनाब जरताज गुल साहिबा। मेरे साथ ही स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, नैब के हवाले से माहिर हैं, नैब की अंदरूनी सियासत को बड़ी गहरी तौर पर समझते हैं, वहाँ बड़े कॉन्टेक्ट्स भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू राजा साहब। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। जरताज गुल वज़ीर साहिबा, कितना क्यों खौफ है आपको अपोजिशन का और शहबाज शरीफ का कि उनसे आपने मशवरा नहीं करना, जबकि सारे पाकिस्तान के अखबारात, इदारे, कॉलम में सब कहते हैं कि करना ही चाहिए आपको? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि आपने मरियम बाजी का एक स्लॉट चलाया, उन्हें कहा है कि जी हमारे मुखालफिन, देखिए सबसे बड़ी मुखालिफ, सबसे बड़ी दुश्मन तो PMLN की मरियम बाजी खुद हैं। अच्छा, या शी ब्रेक्स थिंग्स, आई थिंक शी इज़ अनलकी फॉर हर ओन पार्टी। इनकी बयानी की जंग है, इनकी वरासती जंग है, क्योंकि इनकी पार्टियां थोड़ी हैं, इनके तो गद्दी नशीनी है ना, बाप बेटा फिर वो कह रही हैं कि हम ही कामयाब होंगे और बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुए, जैसे कश्मीर में हुए हैं, जैसे बाई इलेक्शन में हुए। वो बाई इलेक्शन गुजरावाला में कौन पुकारा था इंडिया को, कहता अगर धांधली हुई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा, वह इन्हीं का ही वो था। सो बहरहाल ये जो भी बात करती हैं हमेशा उलट हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है ये PMLN को लीड करें ताकि हम इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, मैं आपको यही बात करने वाली। देखिए डॉक्टर साहब, पहले मैं PMLN के खौफ की बात कर लूँ। देखिए जब जिस पार्टी में ख़ुद अपना नज़रिया ख़त्म हो जाए ना, हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनको पहले बड़ा टफ़ टाइम दिया है। 2018 का हम इलेक्शन जीत चुके हैं, हमारी नज़रें 2023 के ऊपर और इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। और हमारा PMLN से कोई ज़ाती झगड़ा है नहीं, तो खुद टूट फूट का शिकार है। अब जहाँ तक आपने चेयरमैन नैब की बात की है, देखिए डॉक्टर साहब
मैं बेसिकली क्यों देना चाह रहे हैं एक्सटेंशन? नहीं, मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ। एक तो ये कि मैं पहले ना मैं उसमें मीटिंग में बैठी हुई हूँ, ना मुझे ऐसे किसी न्यूज़ का पता है कि हम नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। जो मेरी मालूमात में, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, जो मेरी नैरेटिव बिल्डिंग है, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझसे शेयर की जाती है, जो मुझे पता है, जो बात हुई वो ये हुई है कि चूंकि नैब के कानून के मुताबिक, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ये प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जी एग्जैक्टली, तो ये आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। नैब के कानून में ये है कि या तो 22 ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर बन सकता है, या कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हो वो बन सकता है, या फिर कोई एक्स जज बन सकता है। हम अपनी प्लेट या पैलेट बड़ी करना चाहते हैं कि जब भी हम कोई लॉ के अंदर चेंज करें, हमारे पास जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल अब जो नैब ने 3 साल के अंदर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उसने कितना है 487 बिलियन जो उन्होंने इल मनी रिकवर्ड की है, 68.8 उनका कन्विक्शन रेट है 3 सालों के अंदर। सो परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरीके से वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में नैब परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जस्टिस जावेद इकबाल को ठहरना मैं आपको वही बात कर, वैसे मेरी नज़र में तो उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, लेकिन हालांकि कानून में नहीं है। नहीं, मैं वही कानून का मैं बता रही हूँ। तो हम अगर कोई ऑर्डिनेंस भी लेकर आएंगे, या हम अपना कोई लॉ भी चेंज करेंगे, या हम उसमें कोई अमेंडमेंट भी करेंगे, हमारा बेसिक मकसद पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। हम चाहते ही हैं कि जो इदारा 3 सालों में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जो शख्स वहाँ पाए, एक तो हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो, दूसरा उसी तरीके से बहादुरी के साथ, कन्विक्शन के साथ, और जो इल गॉटन मनी है, या अभी भी जो चीज क्लियर नहीं हुई कि क्या चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं या बगैर मशावरत के नया चेयरमैन लाना चाहते हैं। मशावरत पे एक तो ये कि मैंने आपसे बताया कि मेरी नज़र से जो डिस्कशन गुजरी है वो ये गुजरी है कि अगर हम कोई चेंज करेंगे लॉ के अंदर, वो यही चेंज करेंगे कि हम लोग पर्सन स्पेसिफिक नहीं, हम अपना जो हमें चॉइसेस ऑफ पीपल है इन 2-3 के अलावा, जो मैंने आपको बताया, एक्स जज, एक्स लेफ्टिनेंट जनरल और रिटायर्ड जो 22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है, इसके अलावा भी इसमें लोग आने चाहिए, नाम आने चाहिए। ये है झगड़ा आपके हिसाब से? ये झगड़ा नहीं है, हम ये चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मुशावरत नहीं करनी है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा, सिर्फ मुशावरत के ऊपर, चूंकि मुझे पता आपने दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना, मैं मुशावरत के ऊपर आपकी एक बात बता दूं। अगर तो मुशावरत का कानून है, जो कि है कि आपके नैब के चेयरमैन को दोनों की, गवर्नमेंट की और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आएगा, नाम आएंगे जितने में 2-3 उसके में जो चॉइस होगी। लेकिन कानून ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इतने मुकदमात हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर, इनकी बेगमात के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, कि वो उनकी जो टिल्ट होगा, ये तो ऐसा है ना तो डॉक्टर साहब, वो ऐसा होगा कि आप किसी कातिल से पूछ लें कि तुमने कौन सा जज करना है। क्या आप किसी पाकिस्तान में किसी क्रिमिनल को, किसी कल्प्रिट को, किसी कानून तोड़ने वाले को या कातिल को आप ये चॉइस देंगे कि तुम अपनी मर्जी का जज? आप समझ रही हैं कि जो मुल्ज़िम है, जिस पे इल्जाम है, वो नहीं हो सकता। बल्कि मैं समझती हूँ दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर हिम कि आप मोरल्स के साथ डेमोक्रेसी में स्टेप डाउन हो जाए। कि मैं इस बात से स्टेप डाउन करता हूँ कि क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शहबाज शरीफ साहब का, तो मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता हूँ। आज बेचारे सीढ़ियों से भी फिसल गए। जनाब राजा आमिर रबा साहब, आपकी क्या इत्तला है कि क्या हुकूमत करना चाह रही है? हुकूमत ने तो कुछ समझाया नहीं ठीक तरह से। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा अच्छा क्लिप चलाया आज, ये फवाद चौधरी साहब का, जिसमें उसने कहा कि करप्शन को चाइना से क्यों जोड़ा जाता है। मैं तो कहता हूँ काश इस मुल्क में करप्शन को चाइना से जोड़ दें, और तब ही इन करप्ट लोगों का एहतसाब हो सकता है कि जैसे चाइना में हुआ है। अदरवाइज इस नैब से आप करप्शन का एहतसाब भूल जाएं। इन्होंने कहा जी बड़े पैसे रिकवर कर लिए हैं, बड़े पैसे अमाउंट आ गया है। करप्शन जो अकाउंटेबिलिटी डजंट मीन कि आपने कुछ पैसे लोगों से किन से लिए, उन्हीं चोरों डाकुओं से जिन्होंने अरबों रुपए लिए हैं, आपने उसमें से 20% अगर रिकवर कर लिया है, मुझे पता है कि वो पैसे कौन से हैं, उसमें ज़मीनें हैं, उसकी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं, उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने कुछ पैसे दे दिए हैं, तो दैट इज़ नॉट एहतसाब। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, आपने लोगों को बताना है कि दिस इज अकाउंटेबिलिटी, नॉट रिकवरी ऑफ मनी, कि ये शख्स ने इस मुल्क के पैसे लूटे हैं, इस शख्स को हम आपके सामने एक मिसाल बना रहे हैं। ये नहीं कि इस शख्स को हम दोबारा उन्हीं लूटे हुए फ्लैटों में, क्या अभी तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल सका, आ रहा है आपके, उन्हीं लूटे हुए फ्लैटों में वापस जाने दे रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नैब की जहां तक बात है,
नैब ने, आपने सुना होगा, इन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। इन्हीं के बहुत से मैं आपको ऐसी बातें बता सकता हूं कि जिसमें इन्होंने कहा है कि नैब की प्रोसिक्यूशन वीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि नैब सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसमें बहुत से एलिगेशन, ना सिर्फ इन्होंने, इस मुल्क के 3 जो पुराने चीफ जस्टिस साहिबान गुजर चुके हैं, उन्होंने नैब को बुला के उनकी सजनिश की, क्या रेफरेंस या अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, वो लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि अगर इस मौके पे चेयरमैन नैब हट जाते हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती है, तो फिर कंसेंसस से नया चेयरमैन लाना जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत उसके बारे में जस्टिस जावेद इकबाल को जी आप कंटिन्यू करेगी? आज से 3 माह पहले मैंने कहा था चेयरमैन नैब रिटायर हो रहे हैं, हुकूमत को आज से ही कानून साजी कर लेनी चाहिए, ऑर्डिनेंस को भूल जाए। और मैंने कहा था मुझे अंदेशा है कि जब उनके जाने में हफ्ता रह जाएगा तो इनकी आंख खुलेगी कि अब हमने करना क्या है और किस किस्म की कानून साजी करनी है। नया चेयरमैन नैब लाना चाहती है हुकूमत बगैर मशावरत के, या जस्टिस जावेद इकबाल को चलाना चाहती है? देखिए, बगैर मशावरत के देयर इज नो कंसेप्ट अंडर द प्रिवेलिंग लॉ। अगर नया ऑर्डिनेंस आ जाए कि मशावरत की जरूरत नहीं है, अगर नया ऑर्डिनेंस आ जाए, नैब में इससे पहले ये शिक मौजूद थी कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर सकते थे चेयरमैन नैब को, लेकिन वो बिल तो टेबल करें। बिल टेबल करने के लिए इन्हें पता है कि कितने रोज पहले देना पड़ता है, अभी तक नहीं उसके किया। बाद बिल टेबल नहीं किया। एंड द बेस्ट कोर्स फॉर रोज ही देम, क्या खबर लगती द है कि बेस्ट कोर्स इज कि ये उसमें तरमीम ले आए, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के तरीकेकार में रिमूव एंड रिप्लेस जोन सा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद ABC, या इवन लीडर ऑफ द हाउस को भी अगर आपने हटाना है, आप एक ऐसा तरीकेकार लाएं कि जिससे चेयरमैन नैब इंडिपेंडेंटली आ जाए। ठीक है। मजहर अब्बास साहब, पजल ये है, जो पजल है जिसको सॉल्व करना है, वो पजल ये है कि चेयरमैन नैब अगर चले जाते हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती है, तो नए चेयरमैन नैब को अगर कंसेंसस करना है, मशावरत करनी है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है कि PMLN के शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ में कोई इमरान खान में कोई इतफाक हो जाए। तो इसलिए प्रपोजल ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल को या तो एक्सटेंशन दी जाए या ऑर्डिनेंस एक ऐसा लाया जाए कि शहबाज शरीफ से मशावरत किए बगैर एक नया जो है वो चेयरमैन नैब जो है उसकी तैनाती हो सके। आप किस तरफ हैं इस आर्गूमेंट के? शुक्रिया मोहित। मेरा ख्याल है दोनों बातें पर्सन स्पेसिफिक हैं। और देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट को भी एक तरफ रखें, ऑपोजिशन को भी एक तरफ रखें। मैंने एज ए चेयरमैन नैब, अगर मेरी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्या ज़रूरी है कि मैं एक्सटेंशन का इंतज़ार करूं? क्या मैं ग्रेसफुली नहीं जा सकता? क्या मैं इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, मैंने अपना काम कर लिया, जो भी करना था वो कर लिया, जो भी नया चेयरमैन आएगा वो इस काम को आगे बढ़ाए, अल्लाह खैर सल्लाह। यानी एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, वो पता नहीं कितने कमीशंस के चेयरमैन रह चुके हों, अब वो पिछले 4 साल से चेयरमैन नैब रहे हैं, मतलब आप दूसरों के लिए स्पेस छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं है क्यों बीमारी है कि हम एक्सटेंशन का इंतज़ार करते हैं कि एक्सटेंशन हो जाए ताकि मज़ीद 4 साल रह पाए उसमें। मेरी अच्छी परफॉर्मेंस यानी आपने जस्टिस जावेद इकबाल के ऊपर डाल दिया इखलाकी तौर पर कि उनको इखलाकी, आप उनको यानी ताना दे रहे हैं कि उनको इखलाकी तौर पे चले जाना चाहिए। आपका ये मोहित बिल्कुल, मैं अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन इस वजह से नहीं करना चाहिए कि मुझे एक और एक्सटेंशन मिल जाए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मैं नैब में आपको बता सकता हूं कि इनसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी लोग भी मौजूद हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग भी मौजूद हैं नैब के अंदर, जिनको आप बना सकते हैं, और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आपको लोग नहीं मिल रहे क्या चेयरमैन नैब के लिए कि आप इन्हीं को रखना चाहते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स उठा के देख लें नैब के हवाले से। मतलब मुझे नहीं, गवर्नमेंट इमरान खान साहब का खुद ये विजन था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन के खिलाफ है। फिर ऑपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये बनता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ की मशावरत जो है, इसका ये मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ अपॉइंट कर रहे हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर शहबाज शरीफ होते तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन आपने मशवरा लिया, आप उनके मशवरे से एग्री ना करें, आप कहें कि नहीं इस पे कंसर्न। लेकिन एक वीटो, लेकिन मज़हर साहब एक वीटो तो होगा ना? अगर 3 नाम होते हैं, 4 नाम होते हैं, कंसिडरेशन होते हैं, शहबाज शरीफ साहब से मशावरत होती है, तो फिर टेक्निकली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर शहबाज शरीफ साहब को वीटो का तो हक होगा ना, वीटो कर सकते हैं।
हाँ, तो उसका तरीका ये है, देखिए उसका तरीका ये है, अगर आपने फ़र्ज़ करें इस सिलसिले में कोई अमेंडमेंट लानी भी है तो आप पार्लिमानी कमीशन बना दें, उसके तहत आप कर लिया करें, क्योंकि ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ आज गवर्नमेंट में, कल ऑपोजिशन में होगी, कल उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। ऐन मुमकिन है कि वो वाली गवर्नमेंट कोई और अमेंडमेंट ले आए कि ऑपोजिशन से मशावरत ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इखलाकी तौर पे आपकी बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन सिचुएशनल एनालिसिस पे आपका क्या है रद्द-ए-अमल क्विकली ब्रेक से पहले, कि अगर जस्टिस जावेद इकबाल सपोज चले जाते हैं तो क्या फिर हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर एक चेयरमैन नैब ला सकेंगे अगले चंद हफ्तों में? क्यों नहीं ला? देखिए आप स्टार्ट तो करें ना। मैं फिर ये कह रहा हूं कि फर्ज करें नहीं हो पाता, फर्ज करें कंसेंसस नहीं हो पाता, आप या तो अगर आप ये एक्सटेंशन दे भी रहे हैं तो इसका पीरियड मुकर्रर कर दें कि हम अगले 6 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो है 2 हफ्ते के लिए उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात इसमें है जनरलाइज करना। मुझे क्या पता कि 1 साल तक आपको नया चेयरमैन ना मिले, तो आप 1 साल तक जावेद इकबाल साहब से काम लें। ये जो है इसमें इंटेंशन ख़राब नज़र आ रही है, इसमें नीयत का फुकदान नज़र आ रहा है। आप क्या, मुझे नहीं पता ऑर्डिनेंस वो क्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो बातें आ रही हैं, अगर वो ऑर्डिनेंस है तो वो पर्सन स्पेसिफिक है, वो चैलेंज हो सकता है और वो स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक मुझे लेने दीजिए मज़हर अब्बास साहब। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको एक अपडेट कर दूं, ब्रीफ कर दूं, क्योंकि खुल के उस तरह से एक स्ट्रेट डिस्कशन हो नहीं सकी। 3 पहलू हैं चेयरमैन नैब के इस वक्त सिचुएशन के। एक इखलाकी पहलू है कि जैसे कि मज़हर साहब ने कहा कि चेयरमैन नैब को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वो इतने ओहदों पे फायज रह चुके हैं। एक इसका कानूनी पहलू है कि तरीक़ाकार क्या होगा, क्या मशावरत के बगैर लाया जा सकता है, क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। और फिर एक इसका पॉलिटिकल पहलू है, सिचुएशनल पहलू है कि अगर मशावरत करनी होगी, अगर उसी कानून के तहत होगी, तो हुकूमत और अपोजिशन में जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन में और लीडर ऑफ द हाउस में जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, उनके दरमियान क्या कोई मीनिंगफुल मशावरत हो पाएगी, उसके नतीजे में क्या कोई कंसेंसस डेवलप कर पाएगा। ये वो 3 इशूज़ हैं जिस पर मज़ीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने आपके सामने ये हकीकत रखी कि चेयरमैन नैब की तैनाती या उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से 3 बुनियादी किस्म के इशू हैं। एक इशू जो है वो, एक उसका जो आस्पेक्ट है वो खालिसन इखलाकी है कि जस्टिस जावेद इकबाल जो खासी देर से मुख्तलिफ कमीशन को हिट कर चुके हैं, चेयरमैन नैब भी हैं 4 बरस से 3 बरस से, उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, रिटायर होकर घर जाना चाहिए और अपने नवासियों और धोतरे जो हैं उनके साथ बैठ के उनको वक्त गुजारना चाहिए। ये इसका इखलाकी पहलू है। दूसरा पहलू इसका जो है कानूनी है कि नैब का गवर्निंग जो लॉ है जिसके तहत नैब बनाई गई थी, उसमें चेयरमैन के ओहदे की एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है, और अगर इसे ऑर्डिनेंस के जरिए गुंजाइश पैदा की जाएगी तो अपोजिशन का कोई ना कोई ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डिनेंस को हो सकता है कि टर्न डाउन कर दे। ये इसके कानूनी किस्म की बहस है। तीसरा पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू ये है कि जिस किस्म के माशाल्लाह ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब के दौरान, जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार, जितनी अफेक्शन, जितनी यगानगत पाई जाती है, जितना इत्तेहाद है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन में, तो कोई कंसेंसस या कोई मीनिंगफुल मशावरत जो है वो पॉलिटिकली प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है चेयरमैन नैब के हवाले से। अब इसी के अंदर से फिर कुछ और भी बहुत से अहम सवाल उठते हैं, वहीं से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। चूँकि फॉर्चुनेटली राजा आमिर अब्बास साहब आप मेरे साथ हैं और आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के, पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन में क्या है कि आपको कंसेंसस पैदा करना है चेयरमैन नैब के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमीशन के यानी जो उसके कमिश्नर्स हैं उनके लिए, ये दुनिया में कहीं और है, हिंदुस्तान में तो नहीं है कम अज़ कम। देखिए, ये कहीं दुनिया में ये इख्तियार नहीं दिया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डायरेक्टली बैठें और आके, अब जो अपोजिशन होगी, यानी हुकूमत ने करना है। हुकूमत, देखिए ना, अपोजिशन क्यों एक चीज आएगी, और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का मौजूदा सिनेरियो है, इसमें अगर आप देखें तो अपोजिशन वुड नेवर वांट कि नैब का नया चेयरमैन आए। दे वांट कि ये स्टैंड स्टिल हो जाए, नैब बगैर चेयरमैन के चलती रहे। कोई तो आप मुझसे एग्री करते हैं कि ये है अजीब बेतुका सा इसलिए है कि ये पहले नहीं था आपके कानून में, नैब ऑर्डिनेंस में ये नहीं था। पहले द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, फिर ये सियासी पार्टीज को ख्याल आया कि चलो जी, हमने तो ये एक सिस्टम निकाल दिया है कि एक आपकी बारी है, एक मेरी बारी है, तो इन दोनों ने मिलकर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि ये इख्तियार हम अपने पास
रख लेते हैं। अब अगर इस इख्तियार को पार्लियामेंट चेंज करती है तो दिस इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो पर्सन स्पेसिफिक, जैसे कि मजहर ने कहा कि वो पर्सन स्पेसिफिक कतन नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो वो नया बंदा लाना चाह रहे हैं, वो जावेद। हाँ, अगर जावेद इकबाल साहब के लिए वो लाते हैं एक्सटेंशन वाला ऑर्डिनेंस तो दिस इज पर्सन स्पेसिफिक। और इसमें जो मुझे खदशा है, क्योंकि इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल जिस प्रोसिक्यूशन की ये पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि प्रोसिक्यूशन की नाअहली की वजह से, वो जो कहती थी कि जी गूगल करके आप देखें और एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की कीमतें क्या हैं, उस प्रोसिक्यूटर जनरल को इन्होंने दोबारा ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दी। अच्छा, एक सेकेंड, प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करने के लिए इन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था। क्या वजह थी? क्या आप हम दोनों से इत्तेफाक करते हैं कि ये जो मशावरत का सिलसिला रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन हो या नैब का चेयरमैन हो या इस तरह एक दो कुछ और अहदे हों, इसमें हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस पैदा करने की जो शिकें यहाँ पाकिस्तान में पिछले 10-15-20 साल में डाल दी गई हैं, ये खासी अजीब व गरीब किस्म का ये सिलसिला है। बिकॉज इस वक्त दुनिया में गलबन 191 या 200 के करीब ममालिक हैं, किसी भी मुल्क में हुकूमत पर इस किस्म की कदर नहीं लगाई गई। देखिए, ऑल्टरनेट पे भी गौर कर सकते हैं ना। फर्ज करें जैसे अभी राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि आप चीफ जस्टिस को उसमें इंगेज कर लें। सारा मसला हमारी अखलाकियात का है, सियासी अखलाकियात का है। अगर फेयर चीज़ हो तो शायद इलेक्शन कमीशन के बारे में भी यही होता है ना कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मिलकर लाते हैं और फिर उसके मुखालिफ हो जाते हैं, खुद ही लेकर आते हैं, खुद ही मुखालिफ हो जाते हैं उसके, अगर आपको सूट नहीं कर रहा होता। लिहाजा ये चीज़ तो फेल हुई है। ये तजुर्बा नाकाम हुआ है इलेक्शन कमीशन वाले मामले में भी और इस वाले मामले में भी। ज़्यादा बेहतर केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले में है कि अगर कंसेंसस नहीं बनता, पार्लियामानी कमेटी में भी नहीं बनता, तो फिर वापस वो चला जाता है और उसमें आप फैसला करते हैं, खुद जो है वो गवर्नमेंट फैसला कर सकती है। मेरा ख्याल है कि इसको रिविज़िट करना चाहिए, लेकिन रिविज़िट करने के लिए आप एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का इख्तियार भी नहीं दे सकते। इसको बिल्कुल रिविज़िट करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि माजी के तजुर्बात इसकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे ऐड करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कर लें आप, इसमें जो है मशावरत, फर्ज करें मशावरत के लिए कोई कमीशन बना दें, जुडिशल काउंसिल को दे दीजिए जी, ये पूरा लीडर ऑफ द हुकूमत को भी हटा दें। चले, ये अच्छा हुआ, ये चले, ये अच्छा, आपने भी इस पे कम से कम हमसे कंसेंसस कर लिया है कि इसको रिविजिट करना चाहिए इस कानून को। जनाब मोहतरमा जरताज गुल, आपकी क्या इस पे थिंकिंग है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पाकिस्तान 191 मुल्क हैं दुनिया के, कहीं पे इस किस्म का बेतुका नहीं बनाया, तो इसको ख़त्म होना चाहिए? पहले जो आपके पहले सेगमेंट में इन्होंने आमिर साहब ने एक बात की कि ये कौन सा लॉ आपको कहता है कि आप उनसे पैसे ले लें और वही लोग फिर उन्हीं पोस्टों के ऊपर बैठे होते और कोई सज़ा नहीं मिलती। आई टोटली एग्री विद हिम। वो बेसिकली प्री बारगेन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे भी हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्री बारगेन लेकर उसी पोजीशन के ऊपर सज़ा कोई नहीं मिली या तो उसका कुछ परसेंट जाके वापस कर दिया, तो जो क्राइम था वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो वैसे मैं इनको बता दूं कि पॉइंट आउट उन्होंने सही किया है, पब्लिक ऑफिस नहीं ले सकते जी। लेकिन अभी जो हम बड़ी एक्सटेंसिव जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने क्रिमिनल लॉ जस्टिस रिफॉर्म्स जो हम लोगों ने परसों में हमें लॉ मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी हुई है, उसके अंदर हम इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। जो इशू को, ये जो क्रिमिनल लॉ के प्ली बारगेन में सजा होगी, वो तो एक अलग चीज पे चली गई। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात ये इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं इसको एड्रेस कर दूं। सेकंड मैं आपकी बात कह दूं क्योंकि मैं मज़हर साहब की बात सुन रही थी। इन्होंने कहा कि अखलाकियात का इशू है या हमारी इंटेंशन का इशू है। देखिए, अगर तो हमारी इंटेंशन का इशू होता, हमारी बदनीयत ही होती मुल्क की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने कहा ना कि कितना को मोहब्बत का रिश्ता है गवर्नमेंट में और अपोजिशन के अंदर, तो ना भी हो मोहब्बत का रिश्ता, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों शहबाज शरीफ साहब को या अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा कि जो आपने अभी 2 मेंबर जो आपने इलेक्शन कमीशन के चूज़ करने हैं, जो कि एक पंजाब से आना है और एक KP से आना है, उसके लिए मुशावरत उन्होंने क्यों की है? तो इसका मतलब है कि हमारी इंटेंशन में कोई इशू नहीं है, हम वहाँ पे मशवरा करें। अगर अखलाकियात की बात करनी है कि चेयरमैन नैब को स्टेप डाउन करना चाहिए क्योंकि वैसे वो क्यों इस बात का इंतज़ार करने, तो अखलाकियात तो मैं कहती हूँ सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए जो कि पब्लिक पल्स से वोट लेकर आते हैं, जो कि अकाउंटेबल भी होते हैं।
सबसे हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि चूंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं चेयरमैन नेब के अपॉइंटमेंट के अंदर बात नहीं करूंगा कि मेरे ऊपर खुद केसेस हैं। अगर आपने यही मयार दूसरे के लिए करना है कि मैं तो मुझ पर तो सिर्फ इल्ज़ाम है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कन्विक्शन तो मेरी हुई कोई नहीं। अच्छा चले, वो तो अगर पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली शरीफ फैमिली ना कोई कानून मानती है, ना कोई आईन मानती, ना कोई दस्तूर मानती, ना कोई रिवायत मानती है। वो तो अगर बरतानिया के अंदर कोई कागज़ का NCA कार्ड निकल आए ना कि कोई उनके अकाउंट या उनके बेटे के फ्रीज नहीं डिफ्रीज हो गए, तो वो फिर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे होते हैं, मिठाई खा रहे होते हैं, क्योंकि वो बरतानिया का कानून मानते हैं। बरतानिया के पांव पकड़ते हैं कि उनका बड़ा भाई वहाँ पे रह जाए, स्टे कर जाए। पाकिस्तान का तो कोई कानून या पासपोर्ट की तो उनकी नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है। वो तो यहाँ पे सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। जायदादें भी बाहर और इंटरेस्ट भी बाहर के लोगों की बात उनको अच्छी लगती है। पाकिस्तान का तो कोई आइन उनका दस्तूर उनको अच्छा नहीं लगता। तो शहबाज शरीफ जो मर्जी करते रहे, जवाब तो उनको फिर भी देना पड़ेगा कि 7 बिलियन की TTs किस तरीके से हुए, जो उनसे आपने सवाल पूछा है। जवाब उनको इसका भी देना पड़ेगा कि जो 25 बिलियन की उन्होंने 14 चपरासियों के जरिए। चलो शहबाज शरीफ के बारे में तो हो गई बात। देखिए मशावरत के कानून को आपकी पार्टी खत्म करना चाहेगी? मैं एक्चुअली आपको मैंने जब पहले आपको बताया, मैंने आपको उस वक्त ये बात बताई कि मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हमने नैब के मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन देनी है। मेरी नज़र में जो बात जो डिस्कशन में आई है वो ये आई है कि हम इस तरह के कार को बदलना चाहते हैं। राइटली पॉइंट आउट बाय हिम कि या तो ये कि आपकी मुकमुका वाली आपस में पार्टियां हो कि एक बारी तुम एक बारी मैं, तो फिर तो आप इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करें, आप नेब के चेयरमैन को भी अपॉइंट करें, और अपनी मर्जी का बंदा जो मेरी अकाउंटेबिलिटी ना करे, मुझसे पूछे भी ना मैंने क्या लूट मार की है। लेकिन अगर आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ हो जो आपसे पूछे कि आपने मुल्क के पैसे क्यों लूटे हैं, तो आपका कंसेंसस तो होगा ही नहीं। तो पुरानी टिपिकल पार्टियों को जो स्टेटस को जिन्होंने मुकमुका करना था, बंदर बांट करने थी कि पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे, तो आप पाकिस्तान के लोग भूलते नहीं है। सो हम इसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये तो कोई तरीका नहीं है। कार में तब्दीली लाना चाहते हैं कार में, तो हम पर्सन स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं लेकर आ रहे। और अगर अखलाकी जवाज के अलावा कानूनी जवाज भी ढूंढना है, डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, हमारे 178 वोट्स हैं, हम लेकर आएंगे लॉ लेके आएंगे, फिर उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से हम ले आएंगे लॉ। हमें कानून से कौन रोक सकता है? मुश्तरका जो इजलास होगा वहां उसमें भी ले आएंगे, उसमें भी ले आएंगे। इसके अलावा भी जिसकी हुकूमत थी उसने लॉ पार्लियामेंटेरियन से कानून का करेंगे, हमारी मेजॉरिटी हम लेकर आएंगे। अगर हुकूमत नेशनल असेंबली से एक कानून को ले आती है, उसको पास करवा लेती है और उसको फिर मुकर्रर मुद्दत में जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से भी करवा लेती है, फिर भी उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे देखिए, विजडम ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, सिर्फ ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है अनलेस एंड अनटिल कि जनाब वो आपके आइन की जो बेसिक चीज़ है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक उसके या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट कानून साजी कर लेगी, इफ दे डिसाइड कि जी इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नहीं होना है तो नहीं होना। Here is a way forward. It cannot be challenged. Here is a way forward. Obviously, हुकूमत, that's what I've been saying. मैंने गलत ना समझे। हुकूमत पहले एक ऑर्डिनेंस लाती है, ऑर्डिनेंस कितने 90 दिन सर्वाइव करता है? 120 डेज। 120 डेज हुकूमत ऑर्डिनेंस लाती है, उस ऑर्डिनेंस में कानून में तब्दीली कर देती है। जितनी देर तक ऑपोजिशन या आपकी तरह के चंद लोग नाराज होकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनती है, उतनी देर तक हुकूमत नेशनल असेंबली से एक्ट ले आती है, उसको जॉइंट सेशन से अप्रूव करवा लेती है, अदालत का रोल खत्म। Fair enough. Is this a strategy? Is this a possible strategy? If the law, what they are trying to bring is this, but if they say कि जी नहीं, वो जो 6 महीने से प्रोसिक्यूटर जनरल बैठा हुआ है, 8 महीने से हम उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं रिमूव किया, उसको क्यों बैठाया हुआ है? ऑर्डिनेंस बार बार आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और बात जो आपने कहा ना कि जब पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है कि नहीं? पार्लियामेंट नहीं हो सकती, चैलेंज हो भी जाए, चैलेंज हो भी जाए, वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। लेकिन चैलेंज हो भी जाए, आपको 18वीं तरमीम याद रखनी चाहिए। 18वीं तरमीम के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उन्होंने फैसला कर लिया 18वीं तरमीम का, तो हम नहीं। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने अच्छा खासा लंबा अपनी विश लिस्ट दे दी थी पार्लियामेंट को, और उन्होंने 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट। लेकिन मैं उसकी स्पिरिट की बात कर रही हूँ कि जो पार्लियामेंट कानून साजिश करती है, चेंजेस के बाद हम पार्लियामेंटेरियन है, हमारी मेजॉरिटी है, हमारे पास 178 वोट है, हम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वक्त के लिहाज से कानून साजी करेंगे वो हमारा राइट है, हम लेकर आएंगे। और अगर हम ऑर्डिनेंस भी ला के आते हैं, ऑर्डिनेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बढ़ के कोई चीज है?
क्या पहले पाकिस्तान में 20 सालों में ऑर्डिनेंस नहीं पास हुए? हम कोई अनहोनी बात कर रहे हैं? कौन सी हम कोई आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑर्डिनेंस पास करें या हमने कोई फैसले सादर किए? मगर अब्बास साहब, वैसे मैं सोच रहा था कि जस्टिस जावेद इकबाल ने ऑपोजिशन को नुकसान तो कोई प्रैक्टिकली पहुंचाया ही नहीं, बल्कि पिवतर कर दिया सबको, अजीब अजीब से ब्लैक क्लस्टर किस्म के केसेस बना के। तो ऑपोजिशन को भी चाहिए कि जस्टिस जावेद इकबाल ही कंटिन्यू करें, बिकॉज ये तो बस एक ड्रामा ही लगा हुआ है, किसी की कन्विक्शन तो वो करा नहीं सके। तो मशवरा करेंगे तो हो सकता है वो तैयार हो जाए। पहली चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि कानून साजी जो है वो वक्ती कानून साजी वक्ती नहीं हुआ करती। कानून जब आप बनाते हैं तो ये याद रखें, आप बना लें जो भी कानून आपका, आप मेजॉरिटीज अथॉरिटी आप बना लें कोई भी कानून, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा और माजी से सबक सीखें कि जब आप गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जब वो अपनी पसंद के कानून बनाती है तो कल वो कानून उसे हर्ट करते हैं जब वो अपोजिशन में होती है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहा है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनका नैरेटिव कुछ और होता है, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका नैरेटिव कुछ और होता है। आप उठा लें इमरान खान के 2018 से पहले जितनी भी चीज़ें थी उनको उठा लें और 2018 के बाद की चीज़ें उठा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो जुडिशरी के हवाले से हो, बहुत सी चीज़ों में, इवन एक्सटेंशन के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ रहा है और आज क्या मौक़िफ़ है। तो आज जो कानून आप बना रहे हैं, जाहिर है आपके पास मेजॉरिटी, आपको ये राइट है, आप बिल को बनाएं, लेकिन ये याद रखिएगा कि कल आप अपोजिशन में होंगे तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी वो वही करेगी जो वो उसको सूट करेगा। तो इस तरीके से सिस्टम नहीं चलते। सिस्टम चलते हैं जो आप कानून बनाएं वो ऐसा कानून बनाएं। ब्रेक से पहले ये बता दें कि आप जरताज गुल को क्या मशवरा देंगे कि क्या करें? आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि क्या करें मौजूदा सूरत हाल? मैंने और आपने और राजा साहब जिस बात पे कंसेंसस है वो कर लें। मेरा और आपका और राजा साहब का एक बात पे कंसेंसस हुआ ना, तो उस तरीके क्या वो उससे डिसेंड कर रही है ना? बिल्कुल हो या गया। एग्री कर रही है? उससे नहीं, वो डिसेंट कर रही है। वो तो मुझे भी एक तरह से पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही हैं, एग्री कर रही हैं, डिसएग्री कर रही हैं। नहीं मुझे वजाहत कर। मैं वजाहत में ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात पे आप या मज़हर साहब या जो कानूनी तरीक़ेकार बता रहे हैं कि आप इसको मशावरत नहीं होनी चाहिए और ये कानून के इख्तियार में लेकर आए, एक तो ये बात ठीक है। दूसरी बात ये, डॉक्टर साहब जो कहते हैं ना कि आप कल को अपोजिशन में होंगे, इस पे बात करते खुल के ब्रेक ले लेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरताज गुल साहिबा से दोबारा आगाज करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चेयरमैन नैब के वाले से बहुत बात होगी। नाज़रीन मैं वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था। मैं एक बार फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का वो टुकड़ा सुनाता, 20 सेकंड का टुकड़ा है, इसको जरा सुने फिर हम सवाल उठाते हैं। हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। क्या इज्जत और जिल्लत इंसानों के हाथ में? और अगर वो अल्लाह ताला के हाथ में, तो हम उनसे क्यों डरते हैं जिनको अपने कल का पता नहीं? 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई जो मुहावरे उन्होंने बोले वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन आखिरी 5 सेकंड में जो उन्होंने बात की उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी, समाजी और जो मीडिया के हलके हैं उन्होंने ज़हनी तौर पे ये बात एब्जॉर्ब कर ली है कि इलेक्शन 2023 के बजाय उससे पहले भी हो सकते हैं, 2022 में भी इलेक्शन हो सकते हैं। आखिर इतना इस पे कंसेंसस, किसी और चीज़ पे तो नाज़रीन कंसेंसस हो नहीं पा रहा, लेकिन इस पे एक कंसेंसस बड़ी तेज़ी से डेवलप कर गया है कि इलेक्शन चौथे साल में भी हो सकते हैं। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नैब के हवाले से तो आपने हमें कुछ नहीं बताया कि कैबिनेट में आपने क्या सुना है, क्या सरगोशियाँ थी, ये आपने अपनी पार्टी के अंदर क्या सुना है कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं? मैं तो समझती हूँ कि ये बिल्कुल मरियम बाजी को शौक है कि ये दोबारा से जल्दी हार जाए, लेकिन इंतजार इसलिए करें 2023 का। मरियम ने तो इलेक्शन नहीं ना कराने जल्दी। नहीं, वो तो खुद लड़ भी नहीं सकती है ना, कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो तो उनके हाथ में तो नहीं है ना, इलेक्शन जल्दी कराना तो आपके हाथ में नहीं। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, हमारे पास 5 साल का मैंडेट है 2023 का, तो जिन्होंने शुरुआत 4 साल के बाद मजीद 5 साल का मिल जाए तो खराबी है? मिल जाएगा ना। हम लोग अभी तो 4 साल के बाद 2023 में जब हम इलेक्शन के अंदर आएंगे तो हमने इनकी तरह चोरी 2023 में आएंगे, 22 में नहीं आएंगे। सारे कान खोल के सुन लें। 2023 तक का हमारा मैंडेट है, इलेक्शन 2023 के अंदर होंगे। जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई हैं वो उसको वापस रख दें स्टोर रूम में, क्योंकि अगला इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ना हमने करप्शन की है, ठीक, ना हमने चोरी की है, ना हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। जिस तरीके से हमने एहसास, ऑपोजिशन में नहीं बंदा पहन सकता शेरवानी,
वो जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा तो शेरवानी पहनेगा, ये क्या बात है? असल में आपको याद नहीं है वो तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैंने काबीना भी मुतयन कर ली थी, मैंने ये भी सोचते थे कौन, वो कहते मुझसे तो वादा हुआ था। देखिए ना, ये निकल आए इस चीज से, गेट नंबर 4 से दूसरे बड़े आजमों से जायदादें बनाने से वोट की इज्जत नहीं होती। वोट की इज्जत होती है पब्लिक में जाने से, अच्छे काम करने से। पब्लिक ने हमें दिया है वोट, 2023 के ऊपर हमारी नजर। राजा आमिर बात, डू यू ट्रस्ट हर? तो ये कहते हैं हम पूरे 5 साल पूरे करेंगे। देखिए, यू फील लाइक ट्रस्टिंग हर? इनको देखना चाहिए कि जो 5 साल के लिए मैंडेट मिला था वो पार्लियामेंट को मिला था, क्या पार्लियामेंट डिलीवर कर चुकी है जो उसने डिलीवर करना था? अगर नहीं कर सकी पार्लियामेंट वो डिलीवरेंस, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो ये इख्तियार है कि जिनके पार्लियामेंट डिलीवरेंस नहीं दे रही, कानून साजी नहीं हो रही, लेजिस्लेशन नहीं हो रही, तो वो उसको जल्दी डिसॉल्व कर दें। मगर अब्बास साहब, ये राजा आमिर अब्बास साहब वही बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से अपनी कैबिनेट मेंबर्स को बदलते रहते हैं, मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, अचानक एक दिन आ जाएगा कि वज़ीर आज़म कहेंगे कि चूंकि पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर सकी इसलिए मैं पार्लियामेंट को घर भेज रहा हूँ, इलेक्शन करा रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है वो गलती नहीं करेंगे जो 76 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। मेरा ख्याल है ये अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन पहले नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि अभी आपने सेंसस की भी बात सुनी कि सेंसस होंगे, अगर 18 महीने सेंसस होंगे, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होंगी तो वैसे ही टाइम निकल जाएगा। फिर ये कि आप मार्च में तवक्को तो ये की जा रही है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पंजाब के वज़ीर आला इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। अब ये इनका आपस का झगड़ा है। ये गवर्नमेंट का स्पोक्समैन ये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराना चाहते। तो अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो वैसे ही वो टाइम निकल जाएगा, फिर आप किस वक्त इलेक्शन कराएंगे? तो मुझे लगता यही है कि ये अक्टूबर 2023 में ही इलेक्शन होंगे या सितंबर 2023 में इलेक्शन होंगे, और उससे पहले जाहिर है जो केयर टेकर जो एक तरीक़ाकार है उसके तहत होंगे। तो इनके पास अगला साल जो है वो बहरहाल इलेक्शन कैंपेन का साल होगा। अगले साल जो है वो भरपूर इलेक्शन जो है आपको सीन नजर आएगा। अच्छा, जरा आने दीजिए ना, जरा राजा आमिर अब्बास साहब को वापस आने दीजिए। राजा साहब, आपकी दोबारा एंट्री हो रही है कि 2 लोग जो है ना उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन कर लिए हैं और ये कभी इनके आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ इन 2 लोगों का तो इंसान पाकिस्तान की तारीख में। एक सरताज गुल वजीर और मजहर अब्बास, पहली दफा इनका कंसेंसस हो गया है कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। अब आप बताएं। देखिए, अब ये इनकी भी ख्वाहिश है कि 2023 में हो, क्योंकि 5 साल, और मजहर अब्बास साहब भी चाहते हैं कि जब वो 5 साल पूरे हो जाएं और वो 5 साल जिस दिन कंप्लीट हो जाएं, फिर 3-4 वो आ जाए, केयर टेकर आ जाए, और उस वक्त के सिनेरियो में वो चाहते हैं कि इलेक्शन। आपको क्या लग रहा है? लेकिन मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि जनाब आपने 5 साल के लिए सबसे बड़ा इशू जो है डॉक्टर साहब वो है महंगाई का, और महंगाई को भी कंट्रोल आपने पार्लियामेंट से पॉलिसीज देनी है ना। आपने कभी सुना एग्रीकल्चर पे पॉलिसी आई हो? आपने कभी सुना कोई इस किस्म की गरीब आदमी के लिए पार्लियामेंट कुछ डिलीवर नहीं कर सक रही? तो आई डोंट थिंक सो। दुनिया में आप हमेशा 190 मुल्क की बात करते हैं, 180 ममालिक की बात करते हैं। आपके इल्म में है कितने ममालिक में अर्ली इलेक्शंस कॉल होते हैं, और 1 दफा नहीं 2 दफा जल्दी कॉल कर लेते हैं। अगर वो पाकिस्तान के मफाद में है और वो सिचुएशन जो सी है, नहीं, पाकिस्तान के मफाद में होंगे अर्ली इलेक्शन या पीटीआई की और इमरान खान के मफाद में होंगे? नहीं, इमरान खान के मफाद में तो ये होगा कि उसने वोट लेना है, और उसने वोट लेना है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने अकाउंटेबिलिटी के नारे की वजह से, और उसके तो बाद आपको मेरी तरह शक है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? यस जनाब, अब हम 2 हो गए हैं, 2 आप हैं। नहीं, आप शक में मुब्तला रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शकी मजाज लोग ठीक नहीं होते। असल में होते हैं ब्रेव लोग, कन्विक्शन के साथ चलने वाले लोग, और स्ट्रेट फॉरवर्ड। और करप्ट नहीं होना चाहिए बंदा। करप्ट नहीं होना चाहिए। 2 चीजें, एक बंदा बोल्ड और दूसरा नॉन करप्ट हो, नहीं तो काम हो गया। बुज़दिल ना हो, मुनाफिक ना हो। ठीक, ना हमारी हुकूमत बुज़दिल ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे क्लीन गवर्नमेंट है। 10 बिलियन सुनामी को देख ले, कामयाब जवान प्रोग्राम देख ले, कामयाब पाकिस्तान देख ले, 10 बड़े डैम देखे, 1100 बिलियन हमारे किसान भाइयों की जेब में गया है। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम देख ले, एहसास प्रोग्राम देखें। डॉक्टर साहब, आप मुझसे ज्यादा अच्छे फॉरेन पॉलिसी पर, इंटरनेशनल उस पर वो करते हैं ना। पेट्रोल की कीमत हमारे हाथ में है, न डॉलर की कीमत हमारे हाथ में है। इतना तो आपने इंटरनेशनल चीजें पढ़ी, इतना तो मुझे से यंगस्टर को भी पता है कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये कि 260 अरब विवाहों को, यतीमों को हम एहसास कैश प्रोग्राम दे दें। हमारे हाथ में ये कि हम खैरात देने के लिए आपकी हुकूमत आई है। नहीं, देखिए ऐसे ना करें।
जो फलाही रियासत होती है उसका काम है कि अपने उन गरीब लोगों को साथ लेकर चले। गरीब शहबाज शरीफ तो नहीं है ना, नवाज शरीफ तो नहीं है। अगर किसी के ऊपर सख्ती आई है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिन्होंने करप्शन की है, आम आवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। मजहर अब्बास साहब, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिलियन ट्री सुनामी इंपॉर्टेंट है, कामयाब जवान प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, एहसास प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, या फिर महंगाई इंपॉर्टेंट है, आलू टमाटर की कीमतें इंपॉर्टेंट है, डॉलर का रेट इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हुए इंपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ना बढ़ सकने वाली एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? नहीं, एक्सपोर्ट तो बढ़ी है ना, ऐसा ना कहें। बड़ी तो है, उतनी नहीं ना बड़ी। देखिए, इन्होंने सारी बातें की, लेकिन इनको ये नहीं, मैं बिल्कुल सोच में नहीं पड़ता हूँ, मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ। इनको जो इनके दौर में खुद इनकी अपनी इंक्वायरीज हैं, आप तो ये साबित सोच के बगैर ही बोलते। नहीं, मैं सोच के बगैर नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं क्लियर होता हूँ अपनी सोच में। तो चीज़ ये है कि वो भी हुए, दवाओं का स्कैंडल मैंने तो नहीं बनाया था, BRT में जो चीज़ें हुई हैं मैंने तो नहीं की थी, खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन की जो वो है वो मैंने तो नहीं की थी, जो गंदम और इसकी इंक्वायरीज़ हैं ये मैंने तो नहीं की थी। तो ये इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है ना इन चीज़ों में। आज भी दवाओं का स्कैंडल अपनी जगह कायम है। खुद उस वज़ीर को उठा के आपने पार्टी हवाले कर दी। हैरान कुन बात है कि आपने मिनिस्टर को हटा के उसको पार्टी दे दी आपने। महंगाई एक आम आदमी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर साहब सारी चीजों में। देखिए, आज से 1 साल बाद अगर कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही होंगी तो इनकी गवर्नमेंट का कोई जवाब जो है वो नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने जितने भी पैसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त मजहर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वक्त मेरा ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मजहर अब्बास साहब का भी, जरदाद गुल साहिबा का भी और जनाब राजा आमिर अब्बास साहब का भी शुक्रिया। बाकी ये कि एक चीफ मिनिस्टर के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो कहीं चाह रहे हैं 2-3 दिन में। अब देखें 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि कौन से चीफ मिनिस्टर कहीं जाने वाले हैं, ये पता चलेगा 2-3 दिन में। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।